17 जुलाई 1942 वर्ल्ड वॉर 2 विकराल रूप ले चुका था। दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के बीच भयंकर खींचतान जारी थी और खुद को सुपीरियर साबित करने के उनके इरादों ने पूरी दुनिया को विनाश के रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया था। हिटलर की नाजी आर्मी लगभग पूरे वेस्टर्न यूरोप को बुरी तरह से रौंद चुकी थी और अब उसकी सेना ईस्टर्न यूरोप को अपने कब्जे में लेने के लिए सोवियत यूनियन को भी घेरने लगी थी। यहाँ हिटलर की नजर क्रूड ऑयल से लबालब भरी टेरिटरीज और स्टालिनग्राड पर थी। स्टालिनग्राड सोवियत यूनियन का वो शहर था जिसे उसके डिक्टेटर जोसेफ स्टालिन ने अपने नाम से नवाजा था और उसे अपने कब्जे में लेकर हिटलर स्टालिन के गुरूर और नेचुरल रिसोर्सेज पर एक साथ चोट करना चाहता था। लेकिन स्टालिन भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने भी स्टालिनग्राड की बैटल को अपने सम्मान के साथ जोड़ लिया था, जिसे डिफेंड करने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। इसके बाद सोवियत और जर्मन की सेनाएं आपस में भिड़ गई, खून की नदियां बहने लगी, चारों तरफ मौत का तांडव छा गया। कई महीनों तक यूं ही भयंकर युद्ध जारी रहा और जर्मन एयरफोर्स ने स्टालिनग्राड को पूरी तरह खंडर बना दिया। शुरुआत में मिली सफलता से हिटलर जश्न मना रहा था, लेकिन असली खेल अभी बाकी था। जैसे ही सर्दी का मौसम आया, बाजी पूरी तरह से पलट गई। मानव शरीर को जमा देने वाली ठंड नाजी के ताबूत में आखिरी कील साबित होने वाली थी। स्टालिन ने सर्दी का फायदा उठाया, अपनी सेना को इकट्ठा किया और पूरी ताकत के साथ नाजी आर्मी को कुचलने लगा। इस बार सोवियत की तेजी से नाजी आर्मी के पांव उखड़ने लगे और सोवियत की रेड आर्मी ने नाजी आर्मी को खदेड़ना शुरू कर दिया। करीब 7 महीने तक चली इस बैटल में स्टालिनग्राड पूरी तरह बर्बाद हो गया। उसकी धरती लाशों की कब्रगाह बन गई और दोनों ओर से करीब 19 लाख सैनिक मारे गए, जिसने इसे दुनिया की मोस्ट ब्लडीएस्ट बैटल बना दिया। तो आइए जानते हैं दुनिया के 2 सबसे क्रूर तानाशाहों के बीच हुई इस खूनी जंग की कहानी। आखिर कैसे शुरुआत में जीत रही हिटलर की सेना हारने पर मजबूर हो गई। आखिर वो स्टालिन की कौन सी वो स्ट्रैटेजी थी जिसने हारी हुई बाजी को जीत में बदल दिया, और कैसे हिटलर का स्टालिनग्राड को जीतने का मंसूबा वर्ल्ड वॉर 2 में उसके हारने की वजह बन गया। In the summer of 1941, Adolf Hitler launched Operation Barbarossa, his long-awaited invasion of the Soviet Union. Summer 1942. Just 1 year after the invasion of the Soviet Union, Hitler orders an offensive against the large city on the Volga that bears Stalin's name. That hub was a Volga River port we have come to know well, Stalingrad. The Red Army received its orders. There is only one road, the road that leads forward. Stalingrad will be saved by you or be wiped out with you. It was the bloodiest battle of the Second World War. वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद जर्मनी को अलाइड पावर ने वॉर गिल्ट घोषित करते हुए ट्रीटी ऑफ वर्साई के जरिए उसे टुकड़ों में बांट दिया था। उसके कंट्रोल वाली कॉलोनीज छीनकर उस पे वॉर इंडेमनिटी के रूप में $5 बिलियन का भारी भरकम जुर्माना भी लगा दिया गया था। इस कारण जर्मनी अनएम्प्लॉयमेंट और स्टार्वेशन जैसी समस्याओं से घिर चुका था। यहाँ की वाइमर रिपब्लिक ने ही इस ट्रीटी पर सिग्नेचर किए थे, इसलिए जर्मनी की जनता अपने इन बुरे हालातों के लिए सरकार को ही जिम्मेदार मानने लगी थी। उन सरकार विरोधी लोगों में हिटलर का नाम भी शामिल था। हिटलर वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मन आर्मी का सोल्जर था, जिसने दुश्मन की गोलाबारी के बीच इंपॉर्टेंट मैसेजेस को अपनी सेना तक पहुंचाने का जोखिम भरा काम किया था। इस दौरान वो एक बार बुरी तरह से घायल भी हुआ था। उसकी बहादुरी और देशभक्ति के किस्से पूरे जर्मनी में फैले हुए थे और उसकी ब्रेवरी को सल्यूट करते हुए आयरन क्रॉस देकर उसका ऑनर भी किया गया था। आगे चलकर उसने आर्मी छोड़ दी और 1919 में जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन की, जिसे उसने बाद में अपनी आइडियोलॉजी के अनुसार नाजी पार्टी में कन्वर्ट कर जर्मनी की सत्ता तक पहुंचने का एक जरिया बना लिया। उसने पहले से ही मुसीबत में फंसे जर्मन लोगों को एक के बाद एक बड़े सपने दिखाकर अपना मुरीद बना लिया था। इसका असर 1932 में हुई वोटिंग में भी देखने को मिला, जिसमें उसकी पार्टी यहाँ की सबसे ज्यादा वोट पाने वाली पार्टी बनी। दिन ब दिन हिटलर की पॉपुलैरिटी बढ़ती ही चली जा रही थी, जिसे देखते हुए जर्मन प्रेसिडेंट पॉल वॉन हिंडनबर्ग ने जनवरी 1933 में उसे जर्मनी का चांसलर बना दिया। इसके बाद उसने साम दाम दंड भेद की रणनीति अपनाते हुए जर्मनी की सारी पावर अपने हाथों में ले ली और देश को कठपुतली की तरह अपने इशारों पर नचाने लगा।
अब हिटलर के हाथों में जर्मनी की सत्ता तो थी, लेकिन इसे चलाने के लिए पैसा नहीं था। इसलिए उसने देश में कई इकोनॉमिक बदलाव किए और फॉरेन स्ट्रैटेजी बदलते हुए दुनिया को फ्यूचर वॉर से बचाने के लिए बनी लीग ऑफ नेशन से जर्मनी को बाहर कर लिया। इसके बाद उसने एक और बड़ा स्टेप लेते हुए 7 मार्च 1936 को ट्रीटी ऑफ वर्साई को ब्रेक कर राइनलैंड को अपने कब्जे में ले लिया। उस समय यूरोप में सोवियत यूनियन भी काफी पावरफुल था, जिससे जर्मनी नफरत करता था। हिटलर ने तो 1933 में चांसलर बनने के बाद से ही जर्मनी में एंटी सोवियत प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया था। जर्मनी की सत्ता अपने हाथों में लेने के बाद उसने एंटी सोवियत अप्रोच को और भी फैलाया। सोवियत को जापान और इटली भी अपने लिए एक बड़ा खतरा मानते थे, इसलिए जर्मनी ने पहले जापान और फिर इटली के साथ एंटी कॉमिंटर्न पैक्ट साइन किया, जिसका मकसद सोवियत यूनियन समेत सभी कम्युनिस्ट ताकतों को कमजोर करना था। इस दौरान हिटलर का मकसद न केवल वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी की गंवाई टेरिटरीज को वापस पाने का था, बल्कि वो जर्मनी को एक्सपैंड भी करना चाहता था। इसके लिए उसकी नाजी आर्मी ने ऑस्ट्रिया और फिर चेकोस्लोवाकिया के कई इलाकों को अपने कब्जे में करके जर्मनी को एक नई मजबूती दी। हिटलर के प्रयासों से जर्मनी की इकोनॉमिक कंडीशन काफी सुधर गई थी और यहाँ के लोगों का जीवन फिर से पटरी पर लौटने लगा था। लेकिन जर्मनी की बढ़ती ताकत और बेशुमार शोहरत ने हिटलर के सपनों को और बड़ा बना दिया था, जिसे पूरा करने के लिए वो पूरे यूरोप को अपनी मुट्ठी में लेने और पूरी दुनिया में जर्मन सुपीरियरिटी को स्टैब्लिश करने के मकसद से आगे बढ़ रहा था। वो अब अपने पड़ोसी देश पोलैंड को कब्जाना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि कहीं ब्रिटेन और फ्रांस जैसी वेस्टर्न ताकतों के अलावा सोवियत भी उसके इस काम में अड़ंगा ना डाल दे। उसके लिए एक ही समय पर अकेले ईस्टर्न यूरोप में सोवियत यूनियन और वेस्टर्न यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों पर कब्जा कर पाना मुश्किल था। इसलिए हिटलर ने बड़ी चालाकी से अगस्त 1939 में सोवियत के साथ जर्मन सोवियत नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन कर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इस पैक्ट के तहत जर्मनी और सोवियत यूनियन ने तय किया कि वो एक दूसरे के इलाकों को 10 साल तक निशाना नहीं बनाएंगे। इस पैक्ट की आड़ में जर्मनी और सोवियत यूनियन ने पोलैंड को आपस में बांटने का एक सीक्रेट प्लान बना लिया था। साथ ही हिटलर ने सोवियत को ब्रिटेन और फ्रांस के साथ जाने से रोककर उससे मिलियंस ऑफ टन्स अनाज और ऑयल खरीदने की भी पेशकश कर दी थी। इस पैक्ट से सोवियत को भी काफी फायदा हो रहा था, इसलिए तानाशाह स्टालिन भी जर्मनी के साथ तालमेल बिठा रहा था। हालांकि हिटलर ने इस पैक्ट के कारण अपने दो करीबियों जापान और इटली को नाराज कर दिया था। जापान ने तो इस वजह से जर्मनी से एंटी कॉमिंटर्न पैक्ट भी तोड़ दिया, लेकिन अवसरवादी हिटलर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि यूरोप जीतने के अपने सपने के आगे वो किसी को भी कुर्बान करने के लिए तैयार था। सोवियत को अपनी तरफ करने के एक महीने बाद ही हिटलर 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर हमला कर देता है। जर्मनी के इस इन्वेशन के खिलाफ 2 दिन बाद ही पोलैंड की ओर से ब्रिटेन और फ्रांस लड़ने लगते हैं और यहीं से वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हो जाती है। कुछ दिन बाद सोवियत भी पोलैंड पर ईस्टर्न साइड से हमला कर देता है। जर्मनी महज 1 महीने के अंदर वेस्टर्न पोलैंड पर अपना कब्जा जमा लेता है, जबकि ईस्टर्न पोलैंड जल्द ही सोवियत के कंट्रोल में आ जाता है। जर्मनी यही नहीं रुकता, वो 10 मई 1940 को नीदरलैंड्स, बेल्जियम, लग्जमबर्ग और फ्रांस पर एक साथ अटैक कर देता है। जहां नाजी आर्मी लग्जमबर्ग को पहले ही दिन जीत लेती है, तो वही 15 मई तक नीदरलैंड्स और 28 मई तक बेल्जियम को अपने आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है। इसके बाद जर्मनी फ्रांस को निशाना बनाते हुए कैपिटल पेरिस सहित उसके कई हिस्सों को कैप्चर कर लेता है। इसके बाद जर्मनी ने ब्रिटेन पर भी भारी बमबारी शुरू कर दी। बदले में ब्रिटेन भी जर्मनी पर बम बरसाने लगा। उस समय ब्रिटेन के पास रेडार टेक्नोलॉजी थी, जिससे वो जर्मन एयरक्राफ्ट्स को काफी दूर से ही ट्रैक कर उन पर अपने बॉर्डर में दाखिल होने से पहले ही हमला कर देता था। कई महीनों तक जारी युद्ध में ब्रिटेन की रॉयल एयर फोर्स ने जर्मनी के 1650 एयरक्राफ्ट मार गिराए और जर्मन एयर फोर्स लुफ्टवाफे को भारी नुकसान पहुंचाया। दूसरी तरफ जर्मन नेवी को भी कोई खास सफलता हाथ नहीं लगी, जिससे हिटलर को अपनी वॉर स्ट्रेटेजी बदलने पर मजबूर होना पड़ा। ऐसे में हिटलर को एक बार फिर अपने पुराने दोस्तों की याद आई और उसने 27 सितंबर 1940 को इटली और जापान के साथ ट्राइपार्टाइट पैक्ट साइन करके एक्सिस पावर बना ली। 2 महीने बाद हंगरी, रोमानिया और स्लोवाकिया ने भी एक्सिस पावर को ज्वाइन कर लिया।
इधर सोवियत यूनियन भी अपनी सेना को मजबूत बनाने में जुटा हुआ था और इस बीच उसने बाल्टिक नेशन, बेसारेबिया, नदर्न बुकोविना और फिनलैंड को अपने कब्जे में ले लिया था। स्टालिन की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं ने हिटलर को चिंता में डाल दिया था। उसे डर था कि सोवियत यूनियन जितना ताकतवर बनेगा उसके लिए भविष्य में चुनौतियां उतनी ही ज्यादा बढ़ेंगी। उसकी ये चिंता तब और बढ़ गई जब उसने देखा कि एक्सिस पावर के अगेंस्ट में सोवियत और ब्रिटेन एक दूसरे से बातचीत करने लगे हैं। जर्मनी के लगातार हमलों से परेशान ब्रिटेन अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका से भी सहायता मांग रहा था, जिस वजह से अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने लैंड लीज एक्ट के तहत ब्रिटेन को वेपन और इकोनॉमिक असिस्टेंस देना शुरू कर दिया। सोवियत, अमेरिका और ब्रिटेन को एक ओर जाते देख यूरोप में हिटलर खुद को दो मोर्चों पर घिरा हुआ महसूस कर रहा था। वेस्टर्न यूरोप में लगातार सैन्य अभियानों के कारण जर्मनी के पास ऑयल काफी कम हो गया था और आगे उसे लंबे समय तक युद्ध जारी रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा ऑयल की जरूरत थी। सोवियत यूनियन ने नॉन अग्रेशन पैक्ट के बाद जर्मनी को कुछ रिसोर्सेज देकर मदद तो की थी, लेकिन अब हालात ऐसे थे कि उसे आगे सोवियत से ऑयल मिलने का भरोसा तो खत्म हो ही चुका था। साथ ही उसे यह भी लगता था कि सोवियत यूनियन किसी भी पल उसके अगेंस्ट में ब्रिटेन के साथ मिल सकता है। जब से सोवियत यूनियन की आर्मी बाल्टिक स्टेट्स, बेसारेबिया और नदर्न बुकोविना पर कब्जा कर रोमेनियन ऑयल फील्ड्स के नजदीक पहुंची थी, जिस पर जर्मनी काफी डिपेंडेंट था, तब से हिटलर को स्टालिन की मंशाओं पर और भी ज्यादा शंका होने लगी थी। अब उसे लगने लगा था कि वो सोवियत यूनियन से निपटने के लिए वेस्टर्न यूरोप की पूरी जीत का इंतजार नहीं कर सकता। हिटलर शुरू से ही सोवियत संघ को अपने सबसे बड़े दुश्मन के रूप में देखता था। वो सोवियत यूनियन के लोगों पर अपनी रेशियल एंड आइडियोलॉजिकल सुपीरियरिटी का दावा करता था। यही बात उसने अपनी आर्मी और अपने देश की जनता के बीच आम कर रखी थी कि जर्मन लोग बाकी सभ्यताओं से ऊपर हैं और उनके पास पूरे यूरोप पर शासन करने का अधिकार है। हिटलर हमेशा से चाहता था कि जर्मनी अपने ईस्ट की तरफ एक्सपैंड करे ताकि उसके लोगों के लिए रहने की ज्यादा जगह हो सके। इसके अलावा सोवियत के कॉकेशस क्षेत्र में भारी मात्रा में मौजूद ऑयल रिजर्व्स पर भी हिटलर लंबे समय से नजर गड़ाए बैठा था। इस ऑयल रिजर्व को हथिया कर वो न केवल उसे अपनी सेना के लिए इस्तेमाल कर सकता था, बल्कि ऐसा होने से सोवियत को भी काफी नुकसान पहुंचता। हिटलर ने इन सभी वजहों को देखते हुए जून 1941 में नॉन अग्रेशन पैक्ट को तोड़ दिया और सोवियत यूनियन के खिलाफ ऑपरेशन बारबरोसा शुरू कर दिया। सोवियत को कब्जाने के लिए हिटलर अपनी आर्मी को 3 हिस्सों में बांटकर 3 मोर्चों पर लड़ने की स्ट्रेटेजी बनाता है। इस तरह उसकी सेना आर्मी ग्रुप नॉर्थ, आर्मी ग्रुप सेंटर और आर्मी ग्रुप साउथ में बट जाती है। आर्मी ग्रुप नॉर्थ लेनिनग्राड की तरफ, आर्मी ग्रुप सेंटर मॉस्को की तरफ और आर्मी ग्रुप साउथ यूक्रेन एंड कॉकेशस की ओर कूच करने वाला था। हिटलर ने अपनी सेना को सबसे पहले नॉर्थ सोवियत स्टेट्स पर कब्जा जमाने का आदेश दिया ताकि सोवियत की रेड आर्मी का पूरा ध्यान नॉर्थ की ओर लग जाए और वो आसानी से नेचुरल रिसोर्सेज से भरपूर सोवियत के साउथ पर कब्जा कर सके। इन सब में जर्मनी को रोमेनिया और फिनलैंड की आर्मी का भी साथ मिलता है। इसके बाद जर्मनी का आर्मी ग्रुप नॉर्थ सोवियत पर नॉर्थ की ओर से हमला कर देता है। आर्मी ग्रुप नॉर्थ सबसे पहले बाल्टिक स्टेट्स पर कब्जा जमाते हुए आगे बढ़ता है और कुछ ही दिनों में फिनलैंड की आर्मी की मदद से नॉर्थ सोवियत को लगभग रौंदते हुए लेनिनग्राड सहित सोवियत यूनियन के कई शहरों को घेर लेता है। इस दौरान नाजी आर्मी ब्लिट्सक्रीग की रणनीति अपना रही थी। इस वॉरफेयर टैक्टिक के जरिए नाजी आर्मी बिजली की रफ्तार से दुश्मन पर सरप्राइज अटैक करती थी, जिससे दुश्मन की सेनाओं को संभलने का मौका तक नहीं मिलता था। इसी स्ट्रेटेजी के तहत नाजी आर्मी केवल 6 हफ्तों में फ्रांस सहित कई वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज को धूल चटा चुकी थी, इसलिए उसे अपनी स्ट्रेटेजी पर पूरा भरोसा था। इसी ब्लिट्सक्रीग स्ट्रेटेजी के जरिए आर्मी ग्रुप नॉर्थ के बाद आर्मी ग्रुप साउथ पोलैंड की ओर से सोवियत के यूक्रेन पर अटैक करता है और कुछ ही दिनों के अंदर कीव, खारकोव और क्रीमिया को कैप्चर कर लेता है। जर्मन अब तक सोवियत में 650 किलोमीटर तक अंदर घुस चुके थे और यहाँ से कैपिटल मॉस्को मात्र 320 किलोमीटर की दूरी पर रह गया था। आर्मी ग्रुप सेंटर स्मोलेंस्क को अपने कब्जे में लेकर 2 अक्टूबर को मॉस्को को जीतने के इरादे से आगे बढ़ने लगता है।
लगातार मिल रही जीत से हिटलर को लग रहा था कि वो जल्द ही मॉस्को पर कब्जा कर लेगा, लेकिन स्टालिन ने इस युद्ध को लेकर कुछ अलग तरह की प्लानिंग कर रखी थी। वो चाहता था कि मॉस्को तक पहुंचने से पहले ही नाजी आर्मी थक जाए और अपने वॉर रिसोर्सेज का एक बड़ा हिस्सा पहले ही खो दे। स्टालिन को पता था कि जर्मन आर्मी रूस की हड्डी कपा देने वाली ठंड में ज्यादा दिनों तक युद्ध नहीं कर पाएगी, इसलिए उसकी रेड आर्मी भारी संख्या में पहले से ही मॉस्को में मोर्चा संभाले बैठी थी। सोवियत कमांडर जॉर्जी ज़ुकोव स्कॉच अर्थ पॉलिसी अपना रहे थे, जिसके तहत रेड आर्मी पीछे हटते समय अपने ही खेतों, पुलों और कारखानों को नष्ट कर देती थी। ऐसे में भले ही उन्हें नुकसान होता, लेकिन इस तरह से वो अपने रिसोर्सेज को जर्मन सैनिकों के हाथ नहीं लगने देना चाहते थे। साथ ही इस तरह जर्मन सैनिकों की मूवमेंट धीमी हो जाती और जर्मन सेना तक लॉजिस्टिक्स की आपूर्ति में भी भारी मुश्किल आती। इसका असर भी देखने को मिला। जैसे जैसे नाजी आर्मी मॉस्को के करीब पहुंची, उसके लिए लॉजिस्टिक्स और सप्लाई लाइंस की समस्याएं बढ़ने लगी। भारी बर्फबारी के कारण मिट्टी भी गीली हो गई थी, जिस कारण न केवल जर्मन टैंकों और वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई, बल्कि उन्हें भी बर्फ की चादरों ने ढक दिया था। इसके बाद यहाँ थक कर परेशान हो चुकी नाजी आर्मी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए 5 दिसंबर 1941 को सोवियत आर्मी ने काउंटर करना शुरू किया। कड़कड़ाती सर्दी में जर्मन आर्मी के पास ना तो लड़ने का अनुभव था, ना ही अपने आप को इससे बचाने के लिए कोई तरकीब थी। मौसम खराब होने के कारण जर्मन एयरफोर्स भी अपनी सेना तक रीइंफोर्समेंट पहुंचाने में नाकाम साबित हो रही थी। अमेरिका भले ही तब तक सीधे युद्ध में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन वह लैंड लीज प्रोग्राम के तहत एलाइड पावर को अपने रिसोर्सेज देकर मदद कर रहा था। जर्मन इन्वेजन के बाद से ही सोवियत यूनियन ऑफिशियली एलाइड पावर का पार्ट बन गया था, इसलिए सोवियत को भी अमेरिका से भारी मात्रा में अमेरिकी टैंक, गोला बारूद और बाकी जरूरी सामान मिल रहे थे। अमेरिकी सहायता ने सोवियत सैनिकों का मनोबल बढ़ाने का काम किया और वो थकी हुई नाजी आर्मी को रौंदने लगे। नाजी आर्मी धीरे धीरे मॉस्को फ्रंट पर रेड आर्मी से मात खाने लगी। ठंड का कहर भी जर्मन सैनिकों पर बुरी तरह बरस रहा था, जिस वजह से जहां लाखों जर्मन सैनिक सोवियत के काउंटर से मारे गए, तो वहीं लाखों जर्मन सैनिकों ने ठंड के कारण अपनी जिंदगी खो दी। इस तरह इस ऑपरेशन बारबरोसा में जर्मनी ने अपने लगभग 1/3 सैनिकों को खो दिया, जिससे हिटलर मॉस्को को जीतने में नाकाम रहा और उसका ऑपरेशन बारबरोसा फेल हो गया। हिटलर भले ही मॉस्को में हार चुका था, लेकिन उसका आर्मी ग्रुप साउथ अब भी सोवियत के कई इंपॉर्टेंट लोकेशंस पर अपना कब्जा जमाए बैठा था। इनमें से खारकोव था, जिसे अक्टूबर 1941 में जर्मन आर्मी ने अपने अंडर कर लिया था। खारकोव को वापस हासिल करने के लिए स्टालिन मई 1942 में खारकोव पर एक बड़ा सरप्राइज अटैक करवाता है और वहां से सेकंड बैटल ऑफ खारकोव शुरू हो जाती है। इस सरप्राइज अटैक से रेड आर्मी को शुरुआत में कुछ सफलता जरूर हासिल हुई, लेकिन कुछ दिनों के बाद जर्मनी ने संभलते हुए यहाँ ऑपरेशन फ्रेडरिकस शुरू कर रेड आर्मी को भारी नुकसान पहुंचाया। नाजी आर्मी ने रेड आर्मी को तितर बितर कर दिया और केवल इस बैटल में सोवियत को 2,80,000 सैनिकों की कैजुअलिटी हुई। इसके अलावा इस बैटल में 1,000 सोवियत टैंक्स डिस्ट्रॉय किए जा चुके थे और 57,000 हॉर्सेस का भी सोवियत को लॉस हुआ था। इसके बाद जून 1942 आ गया। सर्दी का मौसम खत्म हो चुका था। सदर्न सोवियत में अपनी जीत से हिटलर के हौसले बुलंदी पर थे। चूंकि नाजी आर्मी के लिए ऑयल रिजर्व्स की वजह से कॉकेशस सबसे अहम था, इसलिए हिटलर इस बार स्ट्रैटेजी को थोड़ा चेंज करते हुए कॉकेशस को कब्जाने के लिए अपनी सेना को ऑपरेशन केस ब्लू शुरू करने का आदेश देता है। 28 जून 1942 को ऑपरेशन शुरू हुआ और शुरुआती दिनों में जर्मन सेना ने कुछ जीत भी दर्ज की, लेकिन 9 जुलाई को हिटलर ने अचानक योजना में बदलाव कर दिया। अब उसने स्टालिनग्राड और कॉकेशस दोनों को एक साथ कब्जाने का आदेश दिया। स्टालिनग्राड वोल्गा नदी के किनारे करीब 50 किलोमीटर में फैला हुआ सोवियत का एक प्रमुख इंडस्ट्रियल सिटी था, जो सोवियत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद इंपॉर्टेंट था। यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज मौजूद थी, जहाँ युद्ध में इस्तेमाल होने वाले आर्मामेंट्स प्रोड्यूस किए जाते थे। इस जगह की इंपॉर्टेंस को देखते हुए ही स्टालिन ने इसका नाम अपने नाम पर स्टालिनग्राड रखा था। यदि हिटलर इस शहर और वोल्गा नदी पर कब्जा कर लेता, तो सोवियत के अन्य हिस्सों से सदर्न रीजन का कनेक्शन ब्रेक हो जाता और तेल से भरपूर इलाके जर्मन के कंट्रोल में आ जाते। हिटलर को यकीन था कि यदि नाजी आर्मी स्टालिनग्राड को अपने कब्जे में ले लेती है, तो रेड आर्मी का मनोबल काफी गिर जाएगा। ये हिटलर के लिए पर्सनल एंड प्रोपेगेंडा विक्ट्री भी होती, जिसके बाद वह सदर्न सोवियत को आसानी से जीतने में कामयाब हो जाता।
इस वजह से 9 जुलाई को हिटलर ने आर्मी ग्रुप साउथ को 2 हिस्सों में बांटकर स्टालिनग्राड और कॉकेशस पर एक साथ हमला करने का आदेश दिया। हिटलर की इस योजना से उसके ही कई कमांडर खुश नहीं थे। उनके हिसाब से 1 टारगेट एट अ टाइम वाली स्ट्रैटेजी से जर्मन आर्मी को मैक्सिमम फायदा होता, लेकिन हिटलर की डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज में किसी भी डिफरेंट ओपिनियन की जगह नहीं थी। हिटलर को जल्द से जल्द जंग जीतनी थी, इसलिए उसके आदेश का पालन करते हुए नाजी आर्मी को 2 हिस्सों आर्मी ग्रुप ए और आर्मी ग्रुप बी में बांट दिया गया। आर्मी ग्रुप ए फील्ड मार्शल विल्हेम लिस्ट के नेतृत्व में कॉकेशस की ओर बढ़ने लगा, जबकि आर्मी ग्रुप बी फील्ड मार्शल मैक्सिमिलियन वॉन बीचेस के नेतृत्व में स्टालिनग्राड की ओर निकल पड़ा। ग्रुप बी में जर्मनी के 4th पैंजर आर्मी और 6th आर्मी थी। 3,30,000 सोल्जर्स की 6th आर्मी जनरल फ्रेडरिक पॉलिस के नेतृत्व में स्टालिनग्राड की ओर बढ़ रही थी। कॉकेशस की ओर गई आर्मी ग्रुप ए को शुरुआती सफलता मिलने लगी थी। उसने सबसे पहले रोस्टोव ऑन डॉन पर कब्जा किया, जो कॉकेशस क्षेत्र में डीपली एंटर करने के लिए एक इम्पोर्टेंट रूट था। इसे जीतने से आर्मी ग्रुप ए को एक स्ट्रेटेजिक बेस मिल गया था। इसके बाद जर्मन आर्मी ने मेकॉप के ऑयल फील्ड्स को आसानी से कैप्चर कर लिया। हालांकि पीछे हटने से पहले सोवियत की रेड आर्मी ने यहां मौजूद तेल के कुओं को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिससे जर्मन को मेकॉप की इस जीत से कोई लाभ नहीं हो सका। हिटलर ने सदर्न सोवियत को कब्जाने के लिए एक्सिस पावर में शामिल देशों इटली, हंगरी, स्पेन, रोमानिया और स्लोवाकिया की टोटल 52 डिविजन्स को भी अपनी सेना के साथ जोड़ दिया था। इससे जर्मन सेना में जवानों की संख्या तो बढ़ गई, लेकिन ये नॉन जर्मन डिवीजन नाजी की तरह वॉरफेयर टैक्टिक्स में स्किल्ड नहीं थी। इधर स्टालिन भी समर वॉरफेयर की तैयारियों में जुटा हुआ था। उसने स्टालिनग्राड पर जर्मन हमले से पहले ही वहां मौजूद ग्रेन स्टोर्स एंड डेयरी एनिमल्स को देश के दूसरे हिस्सों में भिजवा दिया, लेकिन आम नागरिकों को स्टालिनग्राड में ही रहने का आदेश दिया। उसका सख्त ऑर्डर था कि कोई भी सिविलियन शहर छोड़कर ना भागे और हर कोई जर्मन सेना के खिलाफ अपने देश की सेना की मदद करे। इस दौरान स्टालिन ने महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा और उनसे जर्मन आर्मी और उसके टैंक्स की स्पीड को कम करने के लिए ट्रेंचेस खुदवाई। स्टालिन ने जर्मनी को सोवियत की ओर ऑफेंसिव होता देख 3 विशेष फीमेल फ्लाइंग यूनिट्स, 586 फाइटर रेजिमेंट, 587 हैवी बॉम्बर रेजिमेंट और 588 नाइट बॉम्बर रेजिमेंट बनाई थी, जिनमें से 588th नाइट बॉम्बर रेजिमेंट सबसे दमदार थी। साथ ही एक महिला टैंक क्रू भी था, जो अपने टैंकों से जर्मन सेना के खिलाफ जमीनी युद्ध में भाग लेने वाला था। इसके अलावा स्टालिन ने पुरुषों को बड़ी संख्या में आर्मी में भर्ती कराया और ऑर्डर नंबर 227 जारी किया, जिसमें नॉट वन स्टेप बैक का कड़ा आदेश था। इस आदेश के तहत यदि रेड आर्मी का कोई भी सैनिक युद्ध छोड़कर भागने की कोशिश करता तो उसे उनके ही साथी द्वारा गोली मारने का निर्देश था। जिस तरह हिटलर स्टालिनग्राड को कब्जाने के लिए बेताब था, उसी तरह स्टालिन भी इसे डिफेंड करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। स्टालिनग्राड दोनों ही डिक्टेटर्स की ईगो का सवाल बन चुका था। अगस्त 1942 तक जहां जर्मन आर्मी जमीनी स्तर पर स्टालिनग्राड की जगहों को कैप्चर करते हुए आगे बढ़ रही थी, तो वही आर्मी के सपोर्ट में जर्मन एयरफोर्स ने भी आकर यहां हवाई हमले शुरू कर दिए। पहले ही दिन जर्मन एयरफोर्स ने 1600 से अधिक हवाई हमले करके स्टालिनग्राड पर 1000 टन बम बरसाए। जर्मन एयरफोर्स की इस कार्रवाई में केवल एक हफ्ते में ही करीब 40,000 सोवियत नागरिक मारे गए। 16 से 25 सितंबर के बीच केवल 9 दिनों में जर्मनी ने कुल 9,746 हवाई हमले किए। लगातार बम विस्फोटों से शहर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया और स्टालिनग्राड कुछ ही दिनों में खंडर में तब्दील हो गया, जहां लड़ती हुई सेनाओं और मरते हुए लोगों की चीखों के अलावा कुछ नहीं बचा था। इस दौरान नाजी आर्मी इतनी बेरहम और निर्मम हो चुकी थी कि सरेंडर कर चुके सोवियत सैनिकों को अंधेरे कमरों में भयंकर यातनाएं देती और उन्हें कई दिनों तक भूखा रखकर तड़पा कर मारा जाता। जिस हिसाब से नाजी आर्मी बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ रही थी, ऐसा लग रहा था कि सोवियत आर्मी ने पहले ही हार मान ली है। अगले कुछ दिनों में ही नाजी आर्मी ने यहाँ की कई बड़ी ट्रैक्टर फैक्ट्रियों को अपने कब्जे में ले लिया। करीब 2 महीने तक इस शहर में जर्मन सेना का भारी दबदबा रहा, जिसने अक्टूबर आते आते स्टालिनग्राड के 90% पार्ट को कैप्चर कर लिया था। हिटलर जर्मनी के म्यूनिक शहर में इस बात का जश्न मना रहा था और चिल्ला कर केवल एक ही बात कह रहा था कि पूरा का पूरा स्टालिनग्राड किसी भी पल जर्मन आर्मी के कब्जे में होगा। लेकिन यही जश्न उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने
होने वाली थी, क्योंकि अब भी इस शहर का 10% हिस्सा जीतना बाकी था। उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि ये 10% हिस्सा उसके लिए जीतना कितना मुश्किल हो सकता है। वो अब सोवियत सेना की ताकत और स्टालिन की रणनीति को भी अंडर एस्टिमेट करने लगा था। धीरे धीरे उसकी जीत का भरोसा उसका अहंकार बन चुका था, जो आगे चलकर उसे बर्बाद करने वाला था। चूंकि स्टालिनग्राड खंडर बन चुका था और वहां चप्पे चप्पे पर बिल्डिंग्स के मलबे पड़े हुए थे, इसलिए अब नाजी आर्मी को भी यहां तेजी से मूवमेंट करने में दिक्कत आने लगी थी। इस दौरान जहां नाजी आर्मी की स्लो मूवमेंट जर्मन कमांडर्स के लिए प्रॉब्लम बन रही थी, तो वही अपने लिए एक बड़ी समस्या वो खुद खड़ी कर रहे थे। जर्मन कमांडर्स आगे के इलाकों को जीतने के लिए खूंखार नाजी आर्मी को बढ़ा रहे थे, लेकिन जीते हुए इलाकों की सुरक्षा उन्होंने कमजोर इटालियन और रोमेनियन डिविजन्स के भरोसे ही छोड़ दी थी। ये सारी जानकारी सोवियत के इंटेलिजेंस को भी पता चल रही थी, जिसका इस्तेमाल वो आगे की प्लानिंग में कर रहे थे। जर्मन आर्मी की तेजी में आई कमी को देखते हुए स्टालिन ने भी अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए और जर्मन आर्मी को घेरने के लिए ऑपरेशन यूरेनस शुरू कर दिया। स्टालिन ने सेना को लीड करने की जिम्मेदारी अपने भरोसेमंद जनरल जॉर्जी ज़ुकोव को सौंपी। 19 नवंबर को जनरल ज़ुकोव ने एक जबरदस्त काउंटर ऑफेंसिव शुरू कर दिया, जिसमें 5 लाख सैनिक, 900 टैंक और 1400 एयरक्राफ्ट शामिल थे। स्टालिनग्राड की लड़ाई में सोवियत आर्मी की 62nd आर्मी के कमांडर जनरल वसीली चुइकोव सबसे अहम भूमिका में थे। उनका अपने सैनिकों से केवल एक ही कहना था कि चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे नहीं हटना है। जब उन्हें स्टालिनग्राड को डिफेंड करने का जिम्मा सौंपा गया था, तो उन्होंने सोवियत हाई कमान से यह वादा किया था कि वो या तो किसी भी कीमत पर स्टालिनग्राड को डिफेंड करेंगे या फिर डिफेंड करते हुए अपना और अपनी पूरी आर्मी का बलिदान दे देंगे। वसीली चुइकोव ने जर्मन्स को हराने के लिए हगिंग द एनिमी के नाम से एक वॉर स्ट्रेटेजी बनाई, जिसके तहत पहले दुश्मन सेना को चारों ओर से घेरा जाता और फिर दुश्मन के बेहद करीब जाकर युद्ध किया जाता। हगिंग द एनिमी की रणनीति के तहत सोवियत की रेड आर्मी जर्मन फौज के एकदम करीब पहुंचकर युद्ध लड़ने लगी। सोवियत सेना के जवाबी हमले को देख जर्मन कमांड दंग रह गई। सोवियत का काउंटर इतना जबरदस्त था कि 3 दिनों के भीतर ही 2 लाख से ज्यादा जर्मन सैनिकों को घेर लिया गया। सेना को बैकफुट पर होता देख जर्मन एयरफोर्स भी दुविधा में फंस गई। ऐसे में वो चाहकर भी अपनी आर्मी को सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अगर वे बमबारी करते तो सोवियत की सेना के बेहद करीब होने के कारण जर्मन फौजें भी भारी संख्या में मारी जाती। जहां सोवियत मेल सोल्जर्स उन्हें घेरे हुए थे, तो वही फीमेल मिलिट्री रेजिमेंट्स ने भी मोर्चा संभाल रखा था। एक तरफ महिलाओं का टैंक क्रू इस दौरान छिपकर दुश्मन के तोपखाने और पैदल सेना पर घातक हमले कर रहा था, तो दूसरी ओर महिलाओं की 588th नाइट बॉम्बर रेजिमेंट ने हवाई हमलों से जर्मन्स के होश उड़ा रखे थे। ये महिलाएं रात में जर्मन सैनिकों पर बम गिराती थी। जर्मन सैनिक उन्हें नाइट विचेस यानी रात की चुड़ैलें कहते थे, जो उनकी नींद हराम करके उन्हें मानसिक रूप से थका देती थी। स्टालिनग्राड की इस लड़ाई के दौरान नाइट विचेस ने हजारों उड़ानें भरी और दुश्मन की तोपों, टैंकों और कम्युनिकेशन सेंटर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। जहां रात में इन महिलाओं ने जर्मन फौज का बुरा हाल कर रखा था, तो वही दिन में सोवियत स्नाइपर्स ने उनकी हालत खराब कर रखी थी। रेड आर्मी ने स्टालिनग्राड के खंडरों के मलबे में अपने स्नाइपर बिठा रखे थे, जो छुपकर नाजी आर्मी को चुन चुन कर निशाना बना रहे थे। स्टालिनग्राड की किसी भी गली, किसी भी रास्ते, किसी भी चौराहे से अगर कोई जर्मन सैनिक गुजरता तो उसे तुरंत शूट कर दिया जाता। सोवियत स्नाइपर इतने इफेक्टिव थे कि उनकी एक अलग ही रेपुटेशन बन गई थी। एक सोवियत स्नाइपर वसीली ज़ाइत्सेव ने तो अकेले ही 225 जर्मन सोल्जर्स को मार गिराया था। स्टालिनग्राड के डिफेंस में सोवियत की सेनाओं के अलावा वहां के सिविलियंस को भी लड़ाई में झोंक दिया गया था। उनको बिना हथियारों के ही जर्मनी की आर्मर टैंक्स और बंदूकों से लैस सेना के आगे भेज दिया जाता था। चौतरफा हमलों से फ्रेडरिक पॉलिस की कमान में नाजी आर्मी बुरी तरह फंस चुकी थी। एयरफोर्स और अपनी दूसरी सैन्य टुकड़ियों से हेल्प नहीं मिलने के कारण जर्मन सोल्जर्स फूड, फ्यूल और एम्यूनेशन की कमी से जूझने लगे थे। रेड आर्मी तेजी से नाजी आर्मी को पीछे धकेलती जा रही थी। सोवियत ने अपनी बेहतरीन वॉरफेयर टैक्टिक्स से स्टालिनग्राड की इस वॉर को चूहे बिल्ली का खेल बना दिया था। हगिंग द एनिमी टेक्निक से सोवियत सैनिक किसी भी मोर्चे पर जर्मन सोल्जर्स को टिकने नहीं दे रहे थे। हालांकि इस बीच जर्मन आर्मी की 71st इन्फेंट्री डिवीजन सोवियत के काउंटर को भेदते हुए सिटी के सेंटर तक पहुंच चुकी थी। जब यह बात स्टालिन को पता चली तो वो आग बबूला हो गया। उसके लिए सम्मान की लड़ाई थी,
जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। उसने तुरंत जर्मन आर्मी की इस डिवीजन को रोकने के लिए अपनी 13th गार्ड्स डिवीजन को भेज दिया। इसके बाद जर्मन फौज को तेजी के साथ वहां से पीछे धकेल दिया गया और सोवियत ने वापस सेंटर को अपने कंट्रोल में ले लिया। इसके अलावा सोवियत ने दिसंबर में ऑपरेशन लिटिल सैटर्न के जरिए डॉन एंड चिर रिवर्स रीजन पर भी जर्मन सेना को निशाना बनाया। रेड आर्मी के 24th टैंक कॉर्प्स ने तात्सिन्स्किया एयरफील्ड पर तैनात जर्मन एयरफोर्स पर अटैक कर दिया, जो जर्मन की 6th आर्मी को सप्लाईज भेज रही थी। सोवियत टैंक्स ने प्लेन्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। जो प्लेन डर कर टेक ऑफ किए जा रहे थे, तोपों ने उन्हें भी राख कर दिया और एयरफील्ड सोवियत के कंट्रोल में आ गया। कई महीने तक इस तरह ये युद्ध जारी रहा। दोनों सेनाएं पीछे हटने को तैयार नहीं थी। दोनों ही तरफ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस पीक पर था। उनके ऊपर इस बैटल को जीतने का अपने अपने तानाशाह का भारी दबाव था। लगभग 13,000 सोवियत सैनिकों को उनकी सेना के लोगों ने ही मार दिया था, क्योंकि वो या तो भाग रहे थे या भागने की कोशिश कर रहे थे, या फिर उन्होंने सैनिकों को भागते हुए या भागने की बात करते देखा था, लेकिन कमांडर्स को रिपोर्ट नहीं किया था। वही जर्मनी के सैनिकों की हालत बद से बदतर होने की कगार पर पहुंच चुकी थी। इस बैटल को शुरू करने से पहले उनके कमांडर्स का अनुमान था कि वो 1 से 1.5 महीने के अंदर स्टालिनग्राड को जीत लेंगे, जबकि उन्हें यहाँ कई महीने हो चुके थे और जीत के बजाय उनका हर हमला नाकाम हो रहा था। जनवरी का महीना आ चुका था और स्टालिनग्राड में भारी बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। तापमान -30 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच चुका था। इतनी ठंड में जर्मन, इटालियन और रोमानियन सोल्जर्स के पास ना तो लड़ने का कभी अनुभव था और ना ही ठंड से खुद को बचाने के लिए गर्म कपड़े थे। इन सेनाओं के पास पहले से रिजर्व फ्यूल और फूड खत्म होने को था, इसलिए उनकी भूख के मारे जान निकल रही थी। फ्रेडरिक पॉलस हिटलर से कई बार रीइंफोर्समेंट और फूड की डिमांड कर चुके थे, लेकिन उन्हें केवल भरोसे के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा था। इससे जर्मन सोल्जर्स का हौसला टूटने लगा था और वो अपना विश्वास खोकर एक बड़ी हार की कगार पर खड़े थे। कभी रेड आर्मी को कैप्चर करने वाली नाजी आर्मी अब खुद बंदी बनाई जाने लगी थी। कार्रवाई के दौरान रेड आर्मी को कई बिल्डिंग्स में उनके मरे हुए साथी दिखे, जिन्हें बंदी बनाकर बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था। इस कारण वो भी साथियों का बदला लेने के लिए नाजी सैनिकों को तड़पा तड़पा कर मार रहे थे। ऐसे बुरे हालातों के बावजूद हिटलर फ्रेडरिक पॉलस को युद्ध के मैदान में डटे रहने का आदेश दे रहा था। जब उसे लगा कि उसकी सेना सरेंडर कर सकती है, तो उसने फ्रेडरिक पॉलस को प्रमोशन का लालच दिया, लेकिन अब सिचुएशन बेकाबू हो चुकी थी। 31 जनवरी 1943 को फ्रेडरिक पॉलस ने रेड आर्मी के सामने सरेंडर करने का मन बना लिया। 22 जनरल साथियों की भी सहमति के बाद 2 फरवरी 1943 को 91,000 जर्मन सोल्जर्स ने रेड आर्मी के सामने सरेंडर कर दिया। दुनिया के सबसे डेडलीस्ट बैटल में जर्मनी और एक्सिस पावर के 8 लाख से भी ज्यादा सैनिकों ने जान गंवाई थी, जबकि इस दौरान 11 लाख सोवियत सैनिक भी अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे थे। ये युद्ध इतना भयानक, क्रूर और डरावना था कि इस दौरान सोवियत के करीब 40,000 सिविलियंस भी मारे गए थे। आगे चलकर बंदी बनाए गए 91,000 जर्मन सोल्जर्स की जिंदगी को सोवियत ने नर्क बना दिया। नाजी आर्मी का इतना बुरा हाल किया गया कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद केवल 5 से 6,000 सोल्जर्स ही सोवियत से जर्मनी लौट पाए थे। ये जंग हिटलर की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई थी। सोवियत को जीतने के सपने ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा था। अगर हिटलर स्टालिनग्राड पर अटैक ना करता तो शायद वर्ल्ड वॉर 2 के परिणाम कुछ अलग ही होते और शायद हिटलर वर्ल्ड वॉर 2 जीत जाता। वर्ल्ड वॉर 2 और राइज ऑफ हिटलर एंड नाजिज्म की पूरी कहानी आप हमारी पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।